नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको डीबीटी के बारे में जानकारी दूंगा और इसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीबीटी का पूर्ण रूप होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यह तब होता है जब शरीर की एक या अधिक गहरी नसों में रक्त का थक्का या थ्रोम्बस बन जाता है। आमतौर पर पैरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है। कभी कभी कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता है। पैर की नस में रक्त का थक्का जमने से प्रभावित क्षेत्र में दर्द, गर्मी और कोमलता का एहसास हो सकता है। यदि आपको कुछ ऐसी चिकित्सा स्थितियां हैं जो रक्त के थक्के बनने के तरीकों को प्रभावित करती हैं, तो आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। यदि आप लंबे समय तक नहीं चलते हैं तो पैरों का रक्त थक्का भी बन सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या जब आप सर्जरी या बीमारी दुर्घटना के कारण बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नहीं हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति में डीप वेन थ्रोम्बोसिस गंभीर हो सकता है, क्योंकि नसों में रक्त के थक्के ढीले हो सकते हैं। थक्के फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करते हैं और फेफड़ों में फंस सकते हैं, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे पल्मोनरी एल्बोलिज्म हो जाता है। जब डीबीटी और पल्मोनरी एल्बोलिज्म एक साथ होते हैं तो इसे सिराप्रक थ्रोम्बोलिज्म या बीटीई कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लक्षण क्या होते हैं? इसमें पैर में सूजन होगी, पैर में दर्द हो सकता है, ऐंठन या पीड़ा जो अक्सर पिंडली से शुरू होती है। पैर की त्वचा के रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि लाल या बैंगनी। यह आपकी त्वचा के रंग पर निर्भर करता है। प्रभावित पैर पर गर्मी का एहसास होगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है। यदि आप में फुफ्फुसी अंतःशल्यता या पीई के लक्षण विकसित होते हैं, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की एक जीवन धमकाने वाली जटिलता है जो आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति है। फुफ्फुसी अंतःशल्यता के चेतावनी संकेत और लक्षण निम्न हो सकते हैं। अचानक आपकी सांस फूलने लगती है, सीने में दर्द और बेचैनी जो गहरी सांस लेने खांसने पर बढ़ जाती है, सिर हल्का चक्कर महसूस हो सकता है, आपको बेहोशी हो सकती है, आपकी जो पल्स रेट है वो बढ़ सकती है, तेजी सांस लेने में तेजी हो सकती है, खांस में अगर आप खांसेंगे तो उसमें आपको ब्लड आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको डीबीटी होने की संभावना रहती है। कोई भी चीज़ जो रक्त को बहने या ठीक से जमने से रोकती है, वह रक्त का थक्का बनने का कारण बन सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के मुख्य कारण सर्जरी या सूजन के कारण नस में होने वाली क्षति या संक्रमण या चोट के कारण होने वाली क्षति। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डीबीटी के? कई चीज़ें डीबीटी या विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकती है। आपके पास जितने भी जोखिम कारक होंगे, डीबीटी का उतना ही अधिक होगा। डीबीटी के जोखिम कारकों में निम्न चीज़ें शामिल हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के होने पर डीबीटी का जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन डीबीटी किसी भी उम्र में हो सकता है। हरकत की कमी, जब पैर लंबे समय तक नहीं चलते हैं तो पिंडली की मांसपेशी सिकुड़ती हैं या सिकुड़ती नहीं है। मांसपेशियों के संकुचन से रक्त प्रवाह में मदद मिलती है। लंबे समय तक बैठे रहने से, जैसे कि गाड़ी चलाते समय, उड़ते समय, डीबीटी का जोखिम बढ़ाता है। इसी समय लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करना भी जोखिम को बढ़ाता है, जो लंबे समय तक अस्पताल में रहने या लकवा जैसी चिकित्सीय स्थिति के कारण हो सकता है। चोट या सर्जरी, नसों में चोट या लगने या सर्जरी से रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ सकता है। गर्भावस्था के कारण श्रोणि और पैरों की नसों में दबाव बढ़ जाता है। गर्भावस्था के कारण रक्त के थक्के बनने का जोखिम बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद तक बना रह सकता है। वंशानुगत थक्के विकार वाले लोगों को विशेष रूप से जोखिम होता है। गर्भ निरोधक गोलियां या मौखिक गर्भ निरोधक या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दोनों ही रक्त के थक्का जमने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होना, अधिक वजन होने से श्रोणि और पैरों की नसों में दबाव बढ़ जाता है। धूम्रपान रक्त प्रवाह थक्के को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आपको डीबीटी का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर, कुछ कैंसर रक्त में ऐसे पदार्थों को बढ़ाते हैं जो रक्त को जमने के कारण बनते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर उपचार से रक्त के थक्के बनने का जोखिम भी बढ़ जाता है। हार्ट फेलियर में डीबीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट फेलियर से पीड़ित लोगों में हृदय और फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं। इसलिए छोटे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण होने वाले लक्षण अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं। सूजन आंत्र रोग, यानी आंत्र में आपको कोई भी बीमारी है या कोई क्रोनिक डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या डीबीटी के
जोखिम को बढ़ा सकते हैं। डीबीटी या पल्मोनरी एबोलिज्म का व्यक्तिगत पारिवारिक इतिहास रहा है। यदि आप आपके परिवार में किसी को इनमें से या दोनों स्थितियां रही हैं तो आपको डीबीटी विकसित होने का अधिक जोखिम रह सकता है। आनुवंशिकी, कुछ लोगों में डीएनए में परिवर्तन होता है जिसके कारण रक्त का थक्का बनना आसान हो जाता है। इसका एक उदाहरण फैक्टर लीवेडेन है। यह वंशानुगत विकार रक्त में थक्का बनने वाले कारकों को एक को बदल देता है। वंशानुगत विकार अपने आप में रक्त थक्के बनने का कारण नहीं बन सकता है जब तक कि अन्य जोखिम कारकों के साथ संयुक्त न हो। अब चलिए आप दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डीबीटी से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पीई डीबीटी से जुड़ी एक संभावित जीवन धमकाने वाली जटिलता है। यह तब होता है जब पैर या शरीर के किसी अन्य हिस्से में रक्त का थक्का थ्रोम्बस टूटकर फेफड़े में रक्त वाहिका में फंस जाता है। अगर आपको पीई के लक्षण हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। इनमें अचानक सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत, खांसते समय सीने में दर्द, तेज सांस लेना, तेज नाड़ी, बेहोशी या बेहोशी महसूस होना, खून की खांसी शामिल है। पोस्ट फ्लेबिटिक सिंड्रोम, रक्त के थक्के से नसों को नुकसान पहुंचने से प्रभावित क्षेत्रों में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है। लक्षणों में पैर में दर्द, पैर में सूजन, त्वचा के रंग में बदलाव और त्वचा पर घाव शामिल होते हैं। उपचार संबंधी कॉम्प्लिकेशंस, डीबीटी के उपचार के लिए अक्सर रक्त पतला करने वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव रक्त पतला करने वाली दवाओं का एक चिंताजनक दुष्प्रभाव है। रक्त पतला करने वाली दवाएं लेते समय नियमित रक्त परीक्षण करवाना महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे अगर आप अपने जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं तो आप जो है डीबीटी से बच सकते हैं। कौन कौन से आप बदलाव करें जिससे आपको डीबीटी ना हो। सबसे पहला बदलाव है अपने पैरों को हिलाएं। अगर आपकी सर्जरी हुई है, आप बिस्तर पर आराम कर रहे हैं तो जल्द से जल्द हिलने डुलने की कोशिश करें। बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस करके न बैठें, ऐसा करने से रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। यात्रा करते समय अपने पैरों को फैलाने के लिए बीच बीच में ब्रेक लें। विमान में यात्रा करते समय कभी कभी खड़े रहें या टहलें। आप कार में यात्रा करते समय तो हर घंटे उससे ज़्यादा समय के लिए रुकें और टहलें। धूम्रपान न करें, धूम्रपान से डीबीटी का खतरा बढ़ जाता है। वजन को नियंत्रित रखें, मोटापा डीबीटी के लिए एक जोखिम कारक है। नियमित व्यायाम रक्त के थक्कों को जोखिम को कम कर सकता है। एक सामान्य लक्ष्य के रूप में हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो वजन कम करना चाहते हैं या विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इस डी वेन थ्रोम्बोसिस की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जो इस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों सबसे पहली दवा है अर्निका 1M। इसको आपको कैसे लेना है, 2 ड्रॉप आपको सुबह सुबह खाली पेट केवल एक बार लेना है, 1 ड्रॉप्स मॉर्निंग में। उसके बाद दोस्तों दूसरी दवा है R63। इसके आपको कैसे लेना है, 1/4 कप आप गर्म वाटर लेंगे, गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 10 बूंद डालेंगे, 10 बूंद से 15 बूंद में डाल सकते हैं। और आपको ये सुबह लेना है, दोपहर को लेना है और शाम को लेना है। यानी R63 को आपको 3 बार लेना है। 15 बूंद गुनगुने पानी के साथ सुबह लेना है, दोपहर को लेना है और शाम को लेना है। दोस्तों तीसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X। इसकी 4 गोलियां आपको सुबह लेनी है, 4 गोलियां आपको दोपहर में लेनी है, 4 गोलियां आपको रात को लेनी है और 4 गोलियां आपको शाम को लेनी है। यानी कैलकेरिया फ्लोर आपको 4 बार लेना है दिन में। इस तरीके से दोस्तों ये 3 दवाएं जो हैं आपकी डी वेन थ्रोम्बोसिस को, अगर आप इन दवाओं को 6 महीने तक उपयोग करते हैं तो डी वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है, साथ ही साथ प्रोसेसिंग फूड भी नहीं लेना है और पैक्ड फूड भी नहीं लेना है। दोस्तों यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है, ये कोई डिसीज़ है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।